हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं केस स्टडीज़ के बारे में, जो कि हमारे MPPSC मेंस एग्ज़ाम के इथिक्स का जो पेपर है उसी का एक यूनिट है जिसमें केस स्टडीज़ के बारे में बताया गया। तो उसी के हम आज केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये केस स्टडीज़ का पार्ट 2 है। इसके पहले भी मैंने एक केस स्टडीज़ के बारे में आप सभी को समझाया था, तो यदि आपने उसे अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को, तो आप देख सकते हैं मेरे MPPSC नोट्स इन हिंदी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो इसमें भी हम केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होती है, कैसे होता है, ठीक है, उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलते हैं सीधे केस स्टडीज़ की ओर। तो सबसे पहले केस स्टडीज से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड ये केस स्टडीज़ है, ठीक है। तो ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक हैं और इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं और कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं और कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल बन जाते हैं। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते हैं और व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णयों की दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम जो है उत्पन्न हो सकते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन का क्या उद्देश्य है कि बता रहा है कि ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक का जो प्रमाणक होता है, वही प्रमाण देती है कि एक सिविल सेवक कैसा है, ठीक है। ईमानदारी और उसकी सच्चाई, ठीक है। इन गुणों से युक्त जो सिविल सेवक होता है किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। मतलब जिस भी सिविल सेवक में ये गुण पाए जाते हैं तो वो सिविल सेवक जो होता है किसी भी संगठन का एक मेरुदंड माना जाता है, एकदम मजबूत हड्डी के रूप में लिया जाता है उसे, ठीक है। और कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं, कौन? तो एक सिविल सेवक। और कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय जो होते हैं एक भूल बन जाते हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों को तब तक गलत नहीं ठहराया जा सकता है कि जब तक कि क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि जब कोई सिविल सेवक निर्णय लेता है तो उससे यदि वो निर्णय के बाद में परिणाम गलत निकल जाते हैं तो लोग उन्हें दोषी ठहराने लगते हैं कि नहीं, ये निर्णय इन्होंने जानबूझकर लिया था, व्यक्तिगत फायदे के लिए लिया था। तो ऐसे केस में ऐसे निर्णयों के ऊपर सवाल तब तक नहीं उठाए जा सकते हैं जब तक कि उन निर्णयों का जो व्यक्तिगत लाभ हो, ये सभी जो है व्यक्तिगत लाभ जो उस सिविल सेवक को जो ना हो, ठीक है। मतलब कि यदि कोई भी निर्णय लिया जा रहा है सिविल सेवक के द्वारा और यदि उसका कोई परिणाम जो है भविष्य में गलत निकलता है और व्यक्तिगत लाभ उसको सिविल सेवक को नहीं मिला है उस चीज़ निर्णय का, ठीक है, तो क्या होगा कि उस निर्णय को उसके कि विरुद्ध नहीं इस्तेमाल किया जा सकता उस सिविल सेवक के, ठीक है। तो इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं कि अभी हाल ही में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है और उन्हें अक्सर अभियोजित और बंदित भी किया गया है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिक रचना को अत्यधिक क्षति पहुंची है। मतलब कि कई बार क्या होता है कि जो सिविल सेवकों के द्वारा सद्भाव से निर्णय लिए जाते हैं अपने, ठीक है, डिसीजन के तौर पर, तो क्या होता है कि जब यदि कोई गलत कार्य हो जाता है, उस निर्णयों के कारण जो है कुछ गलती हो जाती है, तो डायरेक्ट उन्हीं पर ब्लेम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो उनकी सिविल सेवकों की नैतिक रचना होती है या फिर निर्णय लेने की जो डिसीजन की कोई क्षमता उन्हें मिली होती है, तो कई बार उसमें क्षति पहुंचती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि उनकी जो मनोभावना गिरती है, क्योंकि उन्होंने कोई निर्णय लिया और उसका गलत यदि परिणाम निकल गया तो उन्हें ब्लेम कर दिया जाता है, ठीक है, बिना उस चीज़ की सच्चाई को और गहराई को जाने हुए, ठीक है। इसके बाद आगे क्या है, तो यह प्रवृत्ति लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को किस तरह प्रभावित कर रही है, यह सुनिश्चित करने के लिए ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाएं। क्या उपाय किए जा सकते हैं कि तर्कसंगत उत्तर दीजिए। मतलब कि ऐसे जब यदि कोई निर्णय ले रहा है सिविल सेवक, तो यदि उससे कोई गलती हो गई है, भविष्य में उसके गलत निर्णय जो गलत निकले हैं, तो ऐसी सद्भाविक भूलों के लिए उसे दोषी ना ठहराया जाए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो उसी के बारे में अब हम देखते हैं कि ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे उस जो निर्णयों का प्रभाव जो है
या फिर उसका जिम्मेदार उस सिविल सेवक को न ठहराया जाए। तो ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं? तो लोक सेवकों की भूमिका उन निर्णयों को लेने की होती है जिससे देश के सामाजिक आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यद्यपि ईमानदार अधिकारियों के गलत अभियोजन के उदाहरणों से ईमानदार अधिकारियों के मनोबल पर गहरा प्रभाव पड़ता है और भारत में लोक सेवाओं के कार्य निष्पादन को इसने निम्नलिखित रूपों में प्रभावित किया है। ठीक है, तो मतलब जब कोई भी लोक सेवक होता है वो कोई भी निर्णय लेता है तो उससे क्या होता है कि उससे एक बहुत बड़ा तबका जो है सामाजिक और आर्थिक जो तबका होता है आर्थिक रूप से उसके विकास पर उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा कि भले ही सरकार योजनाएं लागू करती हैं, ठीक है, कोई भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन करने का कार्य कैसे एग्जीक्यूशन करना है ये सभी कार्य जो होता है वो एक सिविल सेवक को ही मिला होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब वो कोई भी डिसीजन लेता है वो सिविल सेवक उस योजना को लागू करवाने में या फिर अपनी तरफ से कोई योजना लागू करवाने में, तो उससे क्या होता है कि एक बहुत बड़े तबके पर इसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि अधिकारियों के निर्णयन पर प्रभाव। इससे क्या होता है कि अधिकारियों को अपने विचार व्यक्त करने में बाधा होगी। यह उनके गलत निर्णयों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के भय से लाल फीताशाही को और बढ़ा सकता है। मतलब कि यदि कोई लोक सेवक जो है यदि कोई निर्णय ले रहा है और भविष्य में उसके परिणाम गलत निकल गए, ठीक है, तो यदि उसे दोषी ठहरा दिया गया उस कार्य के लिए, ठीक है, कि मतलब इसने गलत निर्णय लिया था जानबूझकर, ऐसा कहा गया किसी लोक सेवक को, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वह अधिकारी या लोक सेवक अपनी राय देने से बचेगा। किसी भी चीज़ में यदि उसके पास कोई अच्छी राय भी है किसी भी कार्य के प्रति या सरकार की योजनाओं के प्रति, तो वो अपनी राय देने से बचेगा। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि यदि उसकी राय भविष्य में गलत साबित हो गई तो सारा दोष उसी पर मढ़ दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो लोक सेवक हैं वो अपने निर्णय देने से कतराएंगे और इससे क्या होगा, लाल फीताशाही को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और आर्थिक विकास में बाधा। आर्थिक विकास में बाधा कैसे आती है? तो सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ अभियोजन का डर ईमानदार अधिकारियों को किसी भी क्षेत्र में प्रगतिशील, निर्भीक और साहसी निर्णय लेने से प्रतिबंधित कर सकता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में देरी से दुर्बल शासन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब सार्वजनिक सेवाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ने के साथ अभियोजन का डर ईमानदार, तो जब कोई भी सिविल सेवक कोई निर्णय लिया, ठीक है, और वो गलत साबित हो गया, तो ऐसी स्थिति में यदि उसे ब्लेम किया जाता है तो वो सिविल सेवक क्या करेगा कि आगे से किसी भी प्रकार के यदि निर्णय ले भी रहा है तो वो क्या करेगा कि वो निर्भीक होकर साहसी रूप से वो निर्णय नहीं ले सकेगा। इसलिए नहीं ले सकेगा कि उसे हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं उसका निर्णय गलत साबित हुआ तो सारे जो दोष हैं, ब्लेम है, उसी को ही किया जाएगा। ऐसी स्थिति में वो निडर होकर किसी भी निर्णय को नहीं ले पाएगा, जिससे क्या होगा कि आर्थिक विकास में भी जो है राज्य के बाधा आएगी। ठीक है, और इसके बाद आगे क्या है, ईमानदार अधिकारियों को परेशान करने का उपकरण, यानी कि भ्रष्ट राजनीतिक नेताओं और नौकरशाही द्वारा आधारहीन शिकायतों व निरीक्षण के माध्यम से ईमानदार अधिकारियों को परेशान किया जा सकता है और साथ ही ऐसे अभियोजनों में से उन्हें समाज में बदनामी के अलावा मानसिक पीड़ा और अत्यधिक वित्तीय नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो कई बार क्या होगा कि आपने देखा होगा कि कई जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं जो कि सत्ता पक्ष में हो या चाहे विपक्ष में हो, तो ये सभी क्या करती हैं कि सिविल सेवकों का उपयोग जो है अपने फ़ायदे के लिए करती हैं। मान लीजिए कि कोई सत्ता पक्ष में बैठी पार्टी है तो वो क्या करती है कि सिविल सेवकों को अपने अकॉर्डिंग ही इस्तेमाल करना चाहती है कि जो वो कहे सत्ताधारी पार्टी वही कार्य जो है एक सिविल सेवक करे। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा कि चुनावों में क्या होता है कि इन सिविल सेवकों का गलत यूज भी, मिस यूज भी किया जाता है सत्ताधारी पार्टियों के द्वारा चुनाव को जीतने में। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है कि कई बार ये जो राजनीतिक नेता प्रतिनिधि होते हैं जो ये कई बार ईमानदार जो अधिकारियों को भड़काने का मतलब कि उनके कार्य में बाधा डालने का कार्य करते हैं और कई पर आधारहीन शिकायतों के आधार पर उन पर कार्यवाही करवा दी जाती है इन राजनीतिक नेताओं के द्वारा। ठीक है, तो इससे भी क्या होता है कि जो एक लोक सेवक होता है या सिविल सेवक होता है तो उससे मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है और उसे कई बार वित्तीय नुकसान भी झेलने पड़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद ईमानदार लोक सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त न किया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। मतलब कि जो ईमानदार लोक सेवक होते हैं उसकी जो
सद्भाविक भूलें हैं या जो कि उसके द्वारा जानबूझकर नहीं की गई हैं भूलें, ठीक है, गलती से उससे भी हो गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसे उसका दोषी ना ठहराया जाए। इसके लिए क्या क्या उपाय जो हैं किए जा सकते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो पहला उपाय है प्रशासन में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करना, यानी कि निर्णय कैसे लिए जा रहे हैं इसके बारे में अधिकतम स्पष्टता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करते हुए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाने चाहिए। यह गलत निर्णयों के लिए कुछ व्यक्तियों को दोष देने से रोकेगा। तो क्या होता है कि कई बार पारदर्शिता लाने में प्रशासन में समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग करते रहने से, ठीक है, निर्णयों की या फिर कार्यों की और पारदर्शिता बनी रहती है। यदि कोई निर्णय अधिकारी ले रहा है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई लोक सेवक या सिविल सेवक कोई निर्णय ले रहा है, उसकी पारदर्शिता उस निर्णय की बनी रहे। जैसे कि मान लीजिए जनता को पूरी तरह से पता होना चाहिए या फिर उसके नीचे के अधिकारियों को, ठीक है, तो उसके पता होना चाहिए कि वो कौन सा निर्णय ले रहा है, ठीक है, तो सारी जानकारी होना चाहिए। ये सभी पारदर्शी होना चाहिए, जो सभी के बारे में, सभी को इस निर्णयों के बारे में जानकारी हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो यदि कोई निर्णय लिया गया है सिविल सेवक के द्वारा, ये भविष्य में वह भूल साबित होता है निर्णय, तो उस पर ब्लेम नहीं किया जाएगा ऐसी कंडीशन में, ठीक है। तो पारदर्शिता जो है प्रशासन में बनी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद नौकरशाही का राजनीतिकरण कम करना, यानी कि स्थानांतरण का डर, पदोन्नतियों से इनकार करना या फिर सेवानिवृत्ति के बाद दंडित किए जाने का भय अधिकारियों के निर्णय लेने को प्रभावित कर सकता है। लोक सेवकों के लिए निश्चित कार्यकाल निर्धारित करना लोक सेवाओं में प्रणाली सुधारों के लिए बहुत आवश्यक कदम है। यानी कि आपने कई बार सुना होगा कि जो लोक सेवक होते हैं या सिविल सेवक, उन्हें डराया जाता है कि यदि तुमने हमारे अनुसार कार्य नहीं किया तो मैं तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा दूंगा या तुम्हारी जो है पदोन्नति, प्रमोशन को रुकवा दूंगा, ठीक है। तो ये सभी जो है उन्हें धमकी दी मिलती रहती हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एक लोक सेवक जो होता है कि एक निष्पक्ष जो है या फिर साहसी कदम या साहसी निर्णय नहीं ले पाता है। उसे हमेशा ये डर सताता रहता है कि कहीं भविष्य में ऐसा ना हो कि मेरी पदोन्नति को रोक दिया जाए या मेरे ट्रांसफ़र को, प्रमोशन को रोक दिया जाए, ठीक है, या मेरा क्या है ट्रांसफ़र कहीं और करवा दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में उसके अंदर वो एक डर की भावना बनी रहती है, जिससे वो एक निष्पक्ष निर्णय और साहसी निर्णय नहीं ले पाता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है कि ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, तो ऐसी जो लोक सेवाओं में ऐसी प्रणाली को सुधारों के लिए कई आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जिससे क्या होता है कि उससे उस लोक सेवक को, वह लोक सेवक निर्भीक होकर कार्य कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उसके जो कार्यकाल होता है लोक सेवक का, उसे निर्धारित कर दिया जाए कि इस कार्यकाल से पहले इसे नहीं हटाया जा सकता है। जैसे कि जो चुनाव आयोग होता है, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होते हैं, ठीक है, इन सभी का कार्यकाल एक निश्चित होता है। इन्हें किसी भी ऐसे ही डायरेक्ट नहीं हटाया जा सकता, इसकी एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है लोक सेवकों के केस में भी कर दी जानी चाहिए, ठीक है, ताकि इसमें गलत तरीके से किसी भी प्रकार के इल्ज़ाम लगाकर, ठीक है, तो ऐसा ना किया जा सके कि उन्हें नौकरी से निकलवा दिया जाए या फिर उनके जो है प्रमोशन वगैरह को रोक दिया जाए। तो ऐसे कई कदम उठाए जा सकते हैं। अब देखते हैं संस्थानों की भूमिका, यानी कि जो ऐसे केस में संस्थानों की क्या क्या भूमिका होती है, तो उसके बारे में देखते हैं। तो एक लोकतंत्र और तेज़ी से वृद्धि करती अर्थव्यवस्था में न्यायपालिका को कानूनों की बहुत रचनात्मक व्याख्या के साथ निर्णय लेने होते हैं और इसे भ्रष्टाचार और गलत प्रशासनिक निर्णयों के बीच अंतर को स्पष्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब कि जब एक लोकतंत्र और तेज़ी से विकसित वृद्धि करती हुई जो अर्थव्यवस्था में, जैसा कि एक न्यायपालिका होती है, जो जज होते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या होता है कि उन्हें बहुत ही समझदारी भरे निर्णय लेने पड़ते हैं। कई बार उन्हें ऐसे जो है बीच अंतर करना पड़ता है, ऐसे लोगों के बीच भ्रष्टाचार और गलत प्रशासनिक निर्णयों के बीच में जो है अंतर करना पड़ता है कि क्या जो भी निर्णय लिया गया है वो गलत तरीके से लिया गया है या फिर ये एक भूलवश लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे में अंतर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो संस्थानों में जो न्यायपालिका की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ऐसे केसेस में, ठीक है, कि न्यायपालिका यदि गलत तरीके से यदि सही निर्णय नहीं ले पाएगी तो इससे भी क्या होगा कि जो लोक सेवक हैं उनकी मनोभावना को या मनोबल में
क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है, तो न्यायपालिका को इस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि वो एक सही निर्णय ले सके। ठीक है, अगला है आईएएस एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य सिविल सोसाइटी समूहों को गलत अभियोजन के दौर से गुजर रहे ईमानदार अधिकारियों का समर्थन करना चाहिए। मतलब कि यदि कोई आईएएस ऑफिसर है, ठीक है, या फिर कोई भी सिविल सेवक है, उस पर किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, या फिर सरकार के किसी भी कोई भी मिनिस्टर नेता है, ठीक है, उसके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में जो आईएएस एसोसिएशन है और कई जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, तो उन सभी को इन आईएएस के साथ में इनके समर्थन में खड़े होना चाहिए। ठीक है, क्यों खड़े होना चाहिए? ताकि इनका कोई तो सपोर्ट करने वाला हो जो इनके गलत तरीके से इन पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसका विरोध कर सके और उनके सपोर्ट में उतर सके। ठीक है, तो हमेशा ऐसे संगठनों को इनका साथ खड़े होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, आंतरिक निरीक्षण तंत्र बनाना, यानी कि प्रत्येक विभाग में आंतरिक पूछताछ को स्वाभाविक निर्णयों की आपराधिक जांच के लिए सिफारिश करने से पहले अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और पिछले पेशे से रिकॉर्ड पर विचार करना चाहिए। मतलब क्या है कि हर विभाग में एक ऐसा जो इंटरनल जो सिस्टम बनाना चाहिए जो कि किसी भी अधिकारी पर यदि किसी भी प्रकार की जो स्वाभाविक भूल है उस पर आपराधिक जांच करने से पहले, उस निर्णय को आगे भेजने से पहले उसकी जांच स्वयं के अंतर्गत की जानी चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये जो लगे गए हैं, जो भी दोष लगाए गए हैं, ये क्या ये सही है या नहीं। ऐसी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि जो जिस अधिकारी पर भी ये दोष मढ़े गए हैं या लगाए गए हैं, तो उसका जो है पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए कि वो पिछले रिकॉर्ड में उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, क्या उसने पहले भी कई जो है गलत कार्य किए हैं या नहीं। तो ऐसी सभी चीज़ों को देखने के बाद ही जो दोष लगाए गए हैं या फिर जो जांच को आगे भेजना चाहिए आपराधिक जांच के रूप में। ठीक है, तो आंतरिक निरीक्षण तंत्र बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, इसके बाद तर्क संगतता या फिर औचित्य, जिसे जस्टिफिकेशन भी कहते हैं, यानी कि चूँकि लिया गया हर निर्णय लंबे समय में सही साबित नहीं हो सकता, इसलिए गलतियों के लिए ईमानदार अधिकारियों को अभियोजित करना अन्यायपूर्ण है। युवा और आकांक्षी लोक सेवकों को ईमानदार, निष्पक्षता और निडरता जैसे प्रमुख मूल्यों को स्वयं में संरक्षित करना चाहिए और ऊर्जावान और ईमानदार अधिकारी जो अच्छे उद्देश्यों के लिए जोखिम लेते हैं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। किसी भी नौकरशाह या लोक अधिकारी को स्वाभाविक निर्णय के लिए भयभीत नहीं होना चाहिए और अधिकारियों को ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहना चाहिए और अंततः गलत पर सही की जीत होती है। जैसा कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य बताता है, सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की सदैव ही विजय होती है, असत्य की नहीं। उदाहरण के लिए कोयला मंत्रालय के सचिव एच.सी. गुप्ता, जिन्हें उनकी ईमानदारी और स्वच्छ करियर रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है, को कोयला घोटाले में उनके खिलाफ आपराधिक कदाचार के आरोप साबित करने में सीबीआई के विफल रहने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें बरी कर दिया गया। इस प्रकार लोक सेवकों के लिए समय की आवश्यकता यही है कि उनके द्वारा आचार संहिता के साथ साथ नैतिक संहिता का भी समुचित अनुपालन किया जाए। यानी कि क्या बता रहा है इसमें कि कोई भी जो अधिकारी होता है, यदि उसके द्वारा कोई भी स्वाभाविक भूल की गई है, जो जानबूझकर गलतियां नहीं की गई हैं, उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा कि एक युवा जो है, कोई लोक सेवक है, सिविल सेवक है, तो ठीक है ना, तो उसे ईमानदारी और निष्पक्षता और निडरता की भावना उसमें जागेगी और उसमें ये सभी चीज़ें होनी ही चाहिए, तभी वो है एक अच्छा लोक सेवक बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसे जब यदि कोई लोक सेवक जो है कोई भी निर्णय ले रहा है निष्पक्षता निडरता के साथ, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में यदि वह निर्णय ले रहा है जोखिम उठा करके, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ना कि यदि उसके जो है निर्णय वो भविष्य में गलत हुए तो उस पर ही दोष मढ़ देना चाहिए। क्योंकि कोई भी निर्णय जो होता है उसके भविष्य में कितना वो सफल होगा इसके बारे में पहले से जानकारी नहीं होती है। तो कोई भी सिविल सेवक होता है जो निर्णय लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे पता होगा कि भविष्य में इसके जो परिणाम क्या होंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसे किसी भी जो स्वाभाविक भूल के लिए या फिर जो निर्णय गलत हो गए हैं गलती से, तो उसके लिए उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ठीक है,
तो जिस प्रकार से हमारे जो संविधान में है बताया गया है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो हम लोग का है सत्यमेव जयते, तो उसमें भी ये बताया गया है कि सत्य की सदैव विजय होती है, असत्य की नहीं। अर्थात यदि कोई भी अधिकारी जो है ईमानदारी और सच्चाई के साथ रहता है, ठीक है, वो ईमानदारी से डिसीजन लेता है, कोई भी निर्णय लेता है, तो क्या होता है कि उसके परिणाम हमेशा सही ही होते हैं। और क्या होता है कि यदि कोई परिणाम गलत भी होते हैं तो उस पर दोष लगते हैं, तो यदि वो ईमानदार और सच्चाई के साथ उसने कदम उठाया है तो हमेशा सत्य की ही जीत होगी, उस अधिकारी की ही जीत होगी, ना कि असत्य की। ठीक है, ऐसा राष्ट्रीय आदर्श वाक्य में भी बताया गया है। ठीक है, तो उदाहरण भी हमने यहाँ पर देखा कि जो एच.सी. गुप्ता नाम के एक सचिव थे कोयला मंत्रालय के, उन पर आरोप लगे थे, ठीक है, कोयला घोटाले में। लेकिन जब सीबीआई ने उनके ऊपर जांच बैठाई तो सीबीआई भी साबित नहीं कर सकी कि जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं वो सही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से लोक सेवकों के लिए समय की आवश्यकता ये है कि समय की डिमांड क्या है कि उन्हें आचार संहिता के साथ साथ नैतिक संहिता का भी समुचित अनुपालन जो है किया जाए उनके, ठीक है, उनके द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आज हमने केस स्टडी के बारे में एक और डिस्कस कर लिया। इसी तरह हम नई नई केस स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करते जाएंगे एक एक वीडियो में। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल MPPSC नोट्स इन हिंदी पर, और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट लिंक के रूप में मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।